फ्लिकभिट्स आज लेकर आया है एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा इंसान जो टूट सकता था लेकिन कभी झुका नहीं। एक ऐसी जंग जहां मौत हर कदम पर खड़ी थी और एक ऐसा हीरो जिसने सिर्फ हिम्मत और भरोसे के दम पर खुद को जिंदा रखा। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। एक B-24 बॉम्बर प्लेन जापानी कब्जे वाले आइलैंड पर हमला करने जा रहा है। रास्ते में उन पर जापानी फाइटर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रू जैसे तैसे टारगेट पर बम गिराता है और वापस लौटने की कोशिश करता है। सीन कट होता है और हमें मिलता है एक छोटा लड़का लुई। लुई का बचपन बिल्कुल खराब था। वो चोरी करता, शराब पीता और हमेशा मुसीबत में फंसा रहता। उसके पेरेंट्स भी उससे तंग आ चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। इसके उलट उसका बड़ा भाई पीट बिल्कुल अलग था, डिसिप्लिन्ड, शांत और स्पोर्ट्स में बेहद अच्छा। एक दिन पीट प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसी मैदान के कोने में लुई छुपकर शराब पी रहा होता है। पीट उसे देखता है और समझ जाता है कि अगर इस लड़के को नहीं रोका गया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो गुस्से में लुई की तरफ बढ़ता है, लेकिन लुई तुरंत दौड़ लगाकर वहाँ से भाग जाता है। पीट भी उसे दौड़ते हुए देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि लुई के अंदर दौड़ने की नेचुरल स्पीड है। घर जाते वक्त पीट उसे समझाता है, तू रनर बन सकता है, तेरे अंदर टैलेंट है। लेकिन लुई खुद को लेकर नेगेटिव था। वो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं आम लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं हर काम में फेल हो जाता हूँ। पीट उसे रोकता है और शांत होकर कहता है, कोई भी काम मुश्किल तब तक लगता है जब तक तुम उसे मुश्किल मानते हो। आज जब तुम भागे, तुमने साबित कर दिया कि तुम तेज दौड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का दम है। पीट की बातें लुई के दिल को छू जाती हैं। आखिरकार लुई मान जाता है और यही वो पल था जब उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई। अगले ही दिन से पीट उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। हर सुबह प्रैक्टिस, लंबी रनिंग, स्टेमिना बिल्ड करना, सब कुछ। और धीरे धीरे लुई की स्पीड बढ़ने लगती है। वो सच में एक अच्छा रनर बनना शुरू कर देता है। लुई अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी थीं और अपनी जिंदगी का एक बड़ा गोल सेट कर लिया था, यूएस ओलंपिक टीम का हिस्सा बनना। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल में एक रनिंग कंपटीशन होता है। लुई भी भाग रहा होता है, लेकिन वो जानबूझकर सबसे पीछे रहता है। उसे स्कूल की रेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीट यह देखकर गुस्से में चिल्लाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सीधा जेल जाएगा, तू इससे बेहतर है, लुई तेज भाग। पीट की बात लुई के दिल पर लगती है। उसका ईगो हर्ट होता है और बस वही पल उसकी असली स्पीड बाहर ले आता है। लुई अचानक पूरी ताकत से दौड़ना शुरू करता है। सब हैरान रह जाते हैं। जो लड़का अभी सबसे आखिर में था वही पहले नंबर पर पहुंचकर रेस जीत लेता है। इस जीत से लुई को असली मोटिवेशन मिलती है। सीन बदलता है। पीट साइकिल पर है और लुई उसके साथ तेज दौड़ रहा है। समय बीतता है और लुई बड़ा हो चुका है। अब वह स्टेट लेवल रेस में उतरा है, क्योंकि अगर यह रेस जीती तो सीधे ओलंपिक्स क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। रेस शुरू होती है। लुई आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक रनर उसे गिराने की कोशिश करता है। लुई दर्द में है लेकिन रुकता नहीं। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और आखिरकार लुई यह रेस भी जीत लेता है। पूरा परिवार और पूरा शहर खुश हो जाता है, क्योंकि अब लुई आधिकारिक तौर पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं साल 1936, बर्लिन, जर्मनी। लुई ओलंपिक्स के लिए उड़ान भरने वाला है। वह पीट से कहता है कि उसके साथ चलो, लेकिन पीट मजाक में कह देता है, मैं इतनी दूर जाकर तुम्हारी हार क्यों देखूं? असल में पीट पैसे की वजह से नहीं जा सकता था, साथ ही वो चाहता था कि लुई दुनिया को अपने दम पर प्रूव करे। लुई मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे खुद पर पूरा भरोसा था। एक दिन मैं ओलंपिक्स जरूर जीतूंगा। ट्रेन में बैठने से पहले पीट लुई को आखिरी बार हिम्मत देता है। वो कहता है, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम करके भी दिखा सकते हो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अपने ऊपर यकीन कभी मत खोना। लुई ये बात दिल से लगा लेता है। बर्लिन में दुनिया भर के टॉप रनर लाइन में खड़े थे। रेस शुरू होती है। लुई पूरी कोशिश करता है कि सबसे आगे निकले, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी चैंपियन थे। उसका प्रदर्शन ठीक नहीं होता। घर में उसकी फैमिली रेडियो पर सब सुन रही थी और बेचैन हो जाती है। किसी तरह लुई टॉप 10 में आ जाता है। फिर अगले राउंड में थोड़ा बेहतर रन करता है और आखिरकार फाइनल में पहुंच जाता है। रेस शुरू होती है। लुई आगे निकलना चाहता है, लेकिन सब उससे तेज हैं। अचानक उसे पीट की बात याद आती है, अगर सोच सकते हो कर भी सकते हो। ये सुनते ही लुई अपनी पूरी जान लगा देता है। वो पीछे से उठकर सबको चौंका देता है। हालांकि इस बार भी वो गोल्ड नहीं जीत पाता, लेकिन लुई ने दुनिया को हिला देने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 5000 मीटर रेस का आखिरी लैप सिर्फ 56 सेकंड में। स्टेडियम पूरा जोर से चिल्लाता है, लुई लुई लुई। उसकी फैमिली और पीट भी गर्व से भर जाते हैं। लुई भले ही 1936 का गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन उसने ठान लिया था, अगला ओलंपिक्स 1944 मैं गोल्ड जरूर लाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और 1940 का ओलंपिक्स टोक्यो में होना था, जो रद्द कर दिया जाता है। लुई का सपना अधूरा रह जाता है। सीन बदलता है। लुई अब यूएस आर्मी में ऑफिसर है। वो अपने 2 साथियों के साथ जापान के एक कैंप पर मिशन पूरा करके लौट रहा है। यही वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। रास्ते में उनका प्लेन बुरी तरह खराब हो चुका था। वो पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहे थे। पायलट बड़ी मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल में रखता है और उन्हें किसी तरह एक जगह लैंड करवा देता है। काफी
दिन बीत जाते हैं। लुई एक दिन फिर रनिंग करता दिखाई देता है। उसका दोस्त गाड़ी में उसके साथ चल रहा होता है। तभी कुछ और साथी आते हैं और बताते हैं हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है, पैसिफिक ओशन में कुछ लोग खो गए हैं, उन्हें ढूंढने का मिशन है। लुई और उसके दो साथी तुरंत मिशन पर जाने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग उसी प्लेन में बैठते हैं जो पहले से ही डैमेज था। थोड़ी ही दूर जाते हैं कि अचानक एक इंजन में आग लग जाती है और कुछ ही सेकंड में दूसरा इंजन भी जलने लगता है। इंजन फेल होने के बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पायलट को मजबूरन प्लेन सीधे पानी में लैंड कराना पड़ा। इस भयानक हादसे में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे, लुई, मैक और फील। बाकी सब वहीं खत्म हो गए। तीनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन किसी तरह प्लेन से एक एयर बोट निकालकर उस पर चढ़ जाते हैं। बोट में उन्हें सिर्फ एक चॉकलेट और एक पानी की बोतल मिलती है। इतने बड़े समंदर में जिंदा रहने के लिए यह कुछ भी नहीं था। मैक डरते हुए कहता है, शायद हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हम यहीं मर जाएंगे। लुई उसे रोके रखता है, हिम्मत मत हारो, हम बचेंगे। वह कहता है कि चॉकलेट को धीरे धीरे खाना होगा क्योंकि पता नहीं कितने दिन यहाँ फंसे रहेंगे। रात तक कोई मदद नहीं आती। तीनों थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाकर रात गुजारते हैं। अगली सुबह प्लेन की आवाज आती है। तीनों खुश होकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मदद आ गई। लुई फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन प्लेन उन्हें देखे बिना आगे चला जाता है। उनकी उम्मीद टूट जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। इतने में लुई को एक और झटका मिलता है। मैक ने रात की सारी बची हुई चॉकलेट अकेले ही खा ली थी। लुई गुस्से से फट पड़ता है क्योंकि अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। 3 दिन तक इन तीनों ने कुछ नहीं खाया। उनके चेहरे पर मौत साफ दिख रही थी। तभी एक पक्षी आकर बोट पर बैठ जाता है। तीनों के लिए यह किसी वरदान जैसा था। मैक झट से उस पक्षी को पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे कच्चा ही खाने की कोशिश करते हैं तो उल्टी कर देते हैं। शरीर कमजोर था और कच्चा मांस उन्हें सूट नहीं करता। हालत और भी खराब हो चुकी थी। लुई को आइडिया आता है, पक्षी का बचा हुआ हिस्सा चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। मछली पकड़ते हैं। काफी कोशिशों के बाद वो 2-3 मछलियां पकड़ लेते हैं, कच्ची ही सही, पर तीनों उन्हें खाकर थोड़ी ताकत वापस पाते हैं। कई दिनों बाद उनका पेट पहली बार भरा था। रात में भयानक तूफान आता है। वे घंटे घंटे पानी के थपेड़ों में फंसते रहते हैं, लेकिन किसी तरह सुबह तक बच जाते हैं। बारिश की वजह से उनके पास पीने का पानी मिल जाता है, जो उनके लिए सबसे बड़ी राहत होती है। वे पानी पीते हैं और थोड़ी मात्रा स्टोर कर लेते हैं। समंदर में तैरते हुए 27 दिन बीत जाते हैं। अब उनके शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। बात करना भी मुश्किल हो गया था। और फिर काफी दिनों बाद उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। तीनों खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। लुई आखिरी फ्लेयर फायर करता है, लेकिन यह खुशी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाली थी। यह प्लेन यूएस का नहीं था, जापान का था। जैसे ही उन्हें 3 लोग दिखते हैं, प्लेन फायरिंग शुरू कर देता है। तीनों जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। गोलियां उनकी बोट को चीर देती हैं, लेकिन पानी की गहराई में छिपे होने की वजह से तीनों किसी तरह बच जाते हैं। जापानी पायलट सोच लेते हैं कि ये तीनों अब मर चुके हैं। कहानी आगे बढ़ती है। 45 दिन समुद्र में गुजर चुके थे। भूख, प्यास और तूफानों ने तीनों की जान ऑलमोस्ट ले ही ली थी। इतने लंबे समय तक जिंदा रहना नामुमकिन था और आखिरकार मैक की जान चली जाती है। लुई और फिल टूट जाते हैं। वो मैक को समुद्र को सौंप देते हैं और खुद भी मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी दूर एक साया दिखता है। यह कोई मदद नहीं बल्कि एक जापानी जहाज था। जापानी सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और घने जंगल में बने अपने सीक्रेट कैंप में ले जाते हैं। कैंप का हेड मुत्सुहिरो लुई को तुरंत पहचान लेता है। उसने अमेरिकन न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ओलंपिक रनर लुई गायब है। जापान और अमेरिका जंग में थे, इसलिए वो अमेरिकन से बदला लेने पर उतारू था। लुई और फील को लगातार टॉर्चर किया जाता है। फिर उन्हें एक और कैंप में भेजा जाता है जहाँ पहले से कई अमेरिकन कैदी मौजूद थे। यह कोई आम कैंप नहीं था। यहाँ हर दिन दर्द, भूख और जुल्म ही मिलता था। कैंप का इंचार्ज कॉर्पोरल वतनाबे अमेरिकन से नफरत करता था। रूल एक था, सिर नीचे रखो, नजरें ऊपर मत उठाओ। लेकिन लुई गलती से उसकी ओर देख लेता है। वतनाबे पागल हो जाता है, तुरंत लुई को मारता है और चेतावनी देता है, आगे कभी ऊपर मत देखना। अगली सुबह वह सबको लाइन में खड़ा करता है और पूछता है, ओलंपिक रनर कौन है? लुई हाथ उठाता है। वतनाबे उसे अपने एक ऑफिसर के साथ रेस लगाने को कहता है। लुई 2 महीने से कमजोर था, खाना पानी कुछ नहीं मिला था। वह कुछ कदम ही चलता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वतनाबे हंसता है और बोलता है, तुम ओलंपिक लायक नहीं हो, तुम एक मामूली सिपाही से भी नहीं जीत सकते। और फिर शुरू होता है असली टॉर्चर। वह बार बार हर दिन लुई पर ज्यादा जुल्म करता है, कभी बिना वजह, कभी गुस्से में, कभी कमरे में बंद करके, कभी घंटों मारकर। लुई का सिर्फ एक गुनाह था, वह टूटना नहीं चाहता था। एक दिन कॉर्पोरल को पता चलता है कि कुछ अमेरिकन कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर क्या, वह जानवरों से भी बुरा सलूक करता है। इतनी बेरहमी से मारता है कि कुछ कैदी वहीं दम तोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद काम करते हुए लुई और फिल आसमान की ओर देखते हैं। दूर दूर तक अमेरिकन प्लेन दिखाई देते हैं। दोनों धीरे से बात करते हैं, शायद जल्द ही हमला होगा, शायद हमारी आजादी करीब है। लेकिन कॉर्पोरल उनकी फुसफुसाहट सुन लेता है। आधी रात दोनों को उठाकर फिर से बेरहमी से पीटता है। फिर भी लुई टूटता नहीं है। कुछ समय बाद कैंप में जापानी रेडियो वाले आते हैं। वो लुई से कहते हैं, अमेरिका तुमको मरा हुआ मान चुका है, क्या तुम अपने घर वालों को बताना चाहते हो कि तुम जिंदा हो? लुई झट से हाँ कह देता है। रेडियो पर वह कहता है, मैं जिंदा हूँ, जापान के कैंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। हालांकि वह ठीक नहीं था, पर उसने झूठ बोला ताकि परिवार चिंता में न मर जाए। लुई अपने पापा से कहता है, डैड गन रेडी रखना, लौट कर आएंगे तो शिकार पर चलेंगे। बोलते बोलते वह रोने लगता है और यह सुनकर
उसकी फैमिली भी रो पड़ती है। रेडियो के बाद जापानी अफसर उसे एक पेपर देते हैं जिस पर अमेरिका के खिलाफ गलत बातें लिखी थी। उन्हें चाहते थे कि लुई इसे पढ़कर लाइव रेडियो में बोल दे, लेकिन लुई साफ इनकार कर देता है, मैं अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जापानी अफसर लालच देते हैं, साइन कर दो तो तुम्हें आराम मिलेगा, टॉर्चर बंद कर देंगे। फिर भी लुई मना कर देता है। नतीजा, उसे वापस उसी नरक जैसे कैंप में भेज दिया जाता है। कॉर्पोरल उसे देखकर कहता है, मुझे पता था तुम झुकोगे नहीं, तुम मेरे जैसे जिद्दी हो, हम दोस्त बन सकते थे, लेकिन तुम मेरे दुश्मन मुल्क से हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह लुई को सभी अमेरिकन कैदियों के सामने लाता है और आदेश देता है, एक एक करके इसे पंच मारो। कोई भी अमेरिकन उसका आदेश मानने को तैयार नहीं था। यह देखकर वतनाबे पागल हो जाता है। वह फील को खींच कर लाता है। फील पहले से ही अधमरा था। वतनाबे चिल्लाता है, अगर तुम लोगों ने लुई को नहीं मारा तो मैं फील को मार मार कर खत्म कर दूंगा। लुई तुरंत चिल्लाता है, आओ मुझे मारो, उसे मत मारो। जान बचाने के लिए सभी को मजबूरी में लुई पर वार करना पड़ता है। दर्जनों पंच, घंटों तक दर्द, पर लुई अपने दोस्त की जान बचा लेता है। महीने गुजरते जाते हैं, सर्दियां आ जाती हैं, बर्फ पड़ रही है और जुल्म पहले जैसा ही जारी है। एक दिन कैंप में छोटी सी पार्टी रखी जाती है ताकि कैदियों का मन थोड़ा हल्का हो सके। इसी बीच वतनाबे लुई को बताता है, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर पहली बार लुई को अंदर से थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ समय बाद अमेरिकन फोर्सेस इस कैंप पर हमला करती है। कैंप तबाह हो जाता है, कई जापानी सैनिक मारे जाते हैं। बचे हुए कैदियों को तुरंत दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है, नोसु POW कैंप। लेकिन यहाँ पहुंचकर सबसे बड़ा झटका मिलता है। कैंप का नया इंचार्ज कोई और नहीं, वही कॉर्पोरल वतनाबे होता है। लुई के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है अब उसका असली दर्द फिर से शुरू होगा। नए कैंप में लुई की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी थी। एक दिन काम करते करते वह लगभग गिर ही जाता है, लेकिन पास खड़ा कैदी उसे पकड़कर बचा लेता है। यह कैंप पहले वाले से भी कहीं ज्यादा क्रूर था। यहाँ हर कैदी से दिन भर कोयला ढोने का भारी काम करवाया जाता था, चाहे वह कितना भी बीमार या कमजोर क्यों ना हो। एक दिन एक कैदी काम करते करते इतना कमजोर पड़ गया कि वह ऊंचाई से गिरकर वहीं मर गया। जापानी अधिकारियों के लिए यह बस एक आम बात थी, लेकिन अमेरिकन कैदी यह देखकर टूट जाते हैं। लुई भी बेहद थक चुका था। वह बस थोड़ा सा रुककर सांस ले रहा था, तभी पीछे से एक जापानी ऑफिसर उसे धक्का देता है और लुई ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। फिर भी वह उठकर दोबारा काम करने लगता है, लेकिन पैर की चोट की वजह से जैसे ही वह थोड़ा रुकता है, वही ऑफिसर उसे कॉर्पोरल वतनाबे के पास ले जाता है और शिकायत करता है कि ये काम नहीं कर रहा। कॉर्पोरल, जो लुई से पहले से नफरत करता था, गुस्से में उसे सजा देता है, ये भारी लकड़ी उठाओ। अभी लुई की हालत पहले ही बेहद खराब थी। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए वह लकड़ी उठा लेता है। तभी कॉर्पोरल और कठोर आदेश देता है, इसे सिर के ऊपर उठाओ और नीचे मत लाना, और अपने ऑफिसर से कहता है, अगर इसने लकड़ी नीचे कर दी गोली मार देना। धीरे धीरे लकड़ी नीचे आने लगती है। सारे कैदी काम छोड़कर लुई की तरफ देखने लगते हैं। सबको लगता है अब लुई की मौत तय है। तभी लुई को अपने भाई की बात याद आती है, कभी खुद पर भरोसा मत खोना, सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। लुई अचानक पूरी ताकत से चिल्लाता है और लकड़ी को सिर के ऊपर उठा देता है। वह ओलंपिक एथलीट था, हारना उसके खून में नहीं था। सारे कैदी खुश हो उठते हैं। लुई गुस्से और हिम्मत के साथ कॉर्पोरल की आंखों में आंखें डालकर घूरता है। कॉर्पोरल बार बार कहता है, अपनी नजरें नीचे करो, लेकिन इस बार लुई पीछे हटने वाला नहीं था। कॉर्पोरल उसे पागलों की तरह मारता है। मारते मारते खुद थक जाता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। लुई के पास हिलने की भी ताकत नहीं बचती और वह रात भर जमीन पर पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद जापान का नेशनल डे आने वाला होता है। सभी कैदियों को महीनों बाद पहली बार नहाने की अनुमति दी जाती है। सबको डर है, शायद यह उनकी आखिरी नहाई हो। लेकिन तभी आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। ये अमेरिकन प्लेन था। कैदी खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इसका मतलब था जंग खत्म हो चुकी है। प्लेन ऊपर से खाना, पानी और दवाइयां गिराता है। सभी कैदी आजादी की खुशी में रोने लगते हैं। आखिरकार लुई अपनी कंट्री लौटता है। प्लेन से उतरते ही वह अपनी जमीन को चूम लेता है। परिवार उसे गले लगा लेता है। घर लौटते ही उसकी आंखें भर आती हैं। अंत में हमें लुई और उसकी असली फैमिली की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। यह भी पता चलता है कि आजाद होने के बाद लुई और फिल दोनों ने शादी कर ली। अगर आपको ये सच्ची और प्रेरणा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो फ्लिक बिट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और शानदार कहानियां लाने की ताकत देता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ जाए हमारे मूवी स्टोरी परिवार से।